नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। लोकसभा इंतखाबात के तहत पहले मरहले के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उधर दिल्ली में आप कांग्रेस इत्तेहाद पर फिर बात बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी लीडर मेनका गांधी ने सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी दे डाली है और मीनाक्षी लेखी ने रफाल फैसले पर राहुल गांधी के बयान को झूठा करार देते हुए तौहीन अदालत का मामला दायर कर दिया है। नए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने खुद को 12वीं पास बताया है और जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस मामले में जामे समात की जरूरत है। अदालत ने सभी जमातों से रकम की जानकारी शेयर करने को कहा है। अदालत ने 15 मई तक मिले चंदे की जानकारी 31 मई तक मुहरबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर वकील अमित से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हालांकि आदेश काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट अमित जी हैं। सर, पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार को झटका भी कहा जाए और राहत भी। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को और क्या कुछ आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये झटका है या जो है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 15 तारीख तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, उन्होंने जितने भी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा लिया है उसका पूरा ब्यौरा डिटेल 31 मई तक बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपना होगा। सर, केंद्र सरकार का ये स्टैंड था कि उन लोगों का नाम सामने ना आ पाए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। आप लोगों ने कहा कि दान देना जरूरी है लेकिन एक लिमिटेशन होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक लिमिटेशन की बात है, वो लिमिटेशन तो फिक्स्ड है कि 20,000 रुपये से ऊपर में आपको या तो चेक या तो बैंक अकाउंट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना होगा, कैश नहीं कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल था, चुनाव आयोग का एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जो भी प्रक्रिया हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दायर किया है। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के रफाल मामले पर फैसले को गलत तरीके से पेश किया। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। समय बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट फाइल किया है, क्या उन्होंने टिप्पणी की थी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जब राफेल का मैटर कोर्ट के आगे था तो कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि चोरी किए गए थे सरकारी डिपार्टमेंट से, वो कोर्ट के सामने पेश किए गए। तो एक सवाल, लीगल कानूनी सवाल था कि क्या चोरी किए हुए कागज कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं और कोर्ट उनको देख सकता है। उसके ऊपर कोर्ट ने निर्णय किया कि अगर कागज है तो देखा जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसके बियॉन्ड कुछ तय नहीं किया। लेकिन ये व्यक्ति कोर्ट जाके कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। कोर्ट ने भी कह दिया 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दिया, चोर ने ऐसा, ये सब कोर्ट के अंदर कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाकर चुनाव को भटकाने की कोशिश है और जो सीरियस तरीके से देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मानना है कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की, जो सबसे बड़ा कोर्ट हिंदुस्तान का, जहां पे चीफ जस्टिस के कोर्ट के ऑर्डर है, उसको मिस कोट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, ये सीरियसली सेक्शन 15 के तहत, सेक्शन 15 और 3C के तहत क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत फिलहाल इस पूरी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल किया है। अब देखना यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ अंतरिम फैसला सुनाती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दर्ज करने के बाद बीजेपी लीडरों ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और रफाल मामले पर
राहुल गांधी के जरिए पीएम मोदी को चोर कहे जाने पर ऐतराज जताया। पहला मुद्दा है कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से फेक, फैब्रिकेटेड और फ्रॉड बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते नहीं बल्कि झूठ में जयते पर विश्वास करती है और लगातार झूठ के आधार पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गाली गैंग के जो मुखिया की भूमिका निभाना, ये राहुल गांधी जी की भूमिका रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट हैं, उनका जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की अमर्यादित भाषा है, वो सारी की सारी सीमाओं को पार कर रही है। Congress Party's President, Shri Rahul Gandhi, is using abusive and also such strong statements which are totally untrue, calling the Honorable Prime Minister of this country repeatedly that he is a chore, and also putting words into the mouth of the Supreme Court. We have taken objection to this. And we have approached the Election Commission several times before this day, before today. एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन मजहब या जात पात के नाम पर लोगों को लुभाने या धमकाने के खिलाफ लगातार सियासी जमातों और लीडरों को मुतनब्बे कर रहा है, दूसरी जानिब लीडरों की जबान पर लगाम है कि लग ही नहीं पा रही। बीजेपी लीडर मेनका गांधी ने तो सीधे सीधे मुसलमानों को बाकायदा धमकी भी दे डाली। जी हां, सुल्तानपुर पार्लिमानी हलके से इलेक्शन लड़ रही मेनका गांधी ने अपनी एक धुआंधार तकरीर में लोगों से खिताब करते हुए कह डाला कि अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे तो हमारे लिए उनके काम करना तक मुश्किल हो जाएगा, हम भला क्यों मुसलमानों के लिए काम करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर सौदेबाजी करार दे दिया। जरूरी है, मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? और इस सब के बीच राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी अपने हलफनामे के बाद फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कह डाला कि स्मृति जी कभी खुद को 12वीं पास तो कभी ग्रेजुएट बताती हैं। अमेठी से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान स्मृति ने इलेक्शन कमीशन में हलफनामा दाखिल किया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकी हैं। हालांकि 2014 में दिए गए अपने हलफनामे में उन्होंने खुद को ग्रेजुएट बताया था। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने
अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के इत्तेहाद को लेकर पीसी चाको और आप लीडर संजय सिंह के दरमियान बातचीत हुई। बातचीत के बाद पीसी चाको से हमारी साथी रंजीता झा ने खास बातचीत की। हमारी पीसी चाको हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, क्या माना जाए, अब गठबंधन को लेकर सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के लिए डिस्कशन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह जी को नियुक्त किया। मैं राहुल गांधी जी के आदेश पर मैं संजय सिंह जी को बात किया है। दिल्ली का दोनों पार्टी के स्ट्रेंथ के बारे में हम असेस किया। लास्ट इलेक्शन दिल्ली में हुआ है 17 में म्युनिसिपल इलेक्शन का स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम 3 सीट्स के एलिजिबल हैं, 4 सीट वो भी एलिजिबल हैं। हमने ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग में आया है। उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी का नया सोच ये है, बाकी स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब, ऐसा बाकी स्टेट्स में करना है अलायंस। हम अलायंस के अगेंस्ट नहीं, बट हर स्टेट में पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, इसलिए जो निर्णय जो डिस्कशन आप इधर किया ऐसा दूसरा स्टेट में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। दिल्ली की बात करें तो आप और अजय माकन ये 2 नेता ऐसे थे जो लगातार गठबंधन के समर्थन में थे और पूरा दिल्ली कांग्रेस दूसरी तरफ था। आज आपको लगता है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा? इससे नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम यूनाइटेड हैं। हमारा पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। अजय माकन जी जो बोला, शीला जी जो बोला, हमको कोई सीक्रेट नहीं। हमारा पार्टी 3 इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फेस टू फेस लड़ा है, इसलिए हमारा बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। साथ काम करने का, साथ जाने का बहुत ही प्रयास है, बट फिर भी ऑल इंडिया लेवल पे हमारा पॉलिसी है बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करना। अंतिम सवाल है आपसे, जो 7 सीटों की आप बात कर रहे हैं, क्या माना जाए अब जो ये गलती हुई है, अब आप साथ नहीं है, इस गलती के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आम आदमी पार्टी की जिद या फिर कांग्रेस की जो आपसी मतभेद है वो? तो इससे ज्यादा मैं क्यों बोल रहा, क्यों ने हमने एक अंडरस्टैंडिंग पर, एक पैक्ट पर पहुंच गया था, हम डिस्कस करके। अभी वो सोच रहे हैं, उसके बारे में उसको भी दोष ओपिनियन नहीं है। वो अभी सोच रहे हैं दिल्ली के अलावा और भी कुछ स्टेट्स में अंडरस्टैंडिंग करना, वो करने के लिए सेपरेट डिस्कशन करना, वो अलग सिचुएशन है, वेदर इट इज फीसिबल। हमारा ओपिनियन से बाकी स्टेट्स में कोई अलायंस फीसिबल नहीं है। दिल्ली में आपके साथ चैप्टर खत्म। दिल्ली में वो अलायंस के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। फिर वही 4-3 का फॉर्मूला, फिर सेम फॉर्मूला, दैट इज बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ ओनली। इनमें कुछ चैरिटी नहीं है। पार्टी के बीच में जो डिस्कशन चल रहे हैं, हर पार्टी का स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम सीट डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई 2 ओपिनियन नहीं है। पीसी चाको जी का 2 मत है कहना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 7 सीटों पर कांग्रेस जल्दी ही अपनी उम्मीदवार उतारेगी, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो गठबंधन के लिए तैयार है तो हम भी, यानी 4-3 का फॉर्मूला अब भी जारी है। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। यूपी में फैसलाकुन तस्वुर किए जाने वाले अक़लियती बिलखुसूस मुसलमानों पर सभी जमातों और तंजीमों की निगाहें मरकूज हैं ही। सियासी रहनुमाओं से लेकर उलमाए कराम तक मशवरे देते रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह कि वोटर्स पर किसकी अपील का असर कितना है, ये अभी तक साफ नहीं है। एक रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम वोट के सौदागरों और ताजिरों ने सियासी जमातों और अपने सियासी आकाओं के इशारे पर वोटरों को मशवरे भी खूब दिए और उन्हें ख्वाब भी खूब दिखाए। लेकिन एक तरफ सियासी कारकुन और दूसरी जानिब समाजी अराकीन दोनों एक दूसरे के हरीफ नजर आते हैं। इलेक्शन के वक्त अपने मफाद के लिए सामने आने वाले मौलवियों और आलिमों पर अब लोगों को इतना यकीन नहीं, या यूं कहें कि इनकी बात मानने को अब कोई तैयार नहीं। मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा कहती हैं कि मजहबी चोगे पहनने वाले ज्यादातर लोगों ने सिर्फ जाती मफाद की सियासत करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, जो अवाम हैं उन्होंने हर एक को देख रखा है, और जहां तक उलमा की बात है, उलमा एक तबका उलमा का जो है वो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है।
लिहाजा जो जिस पार्टी से रिलेटेड है वो उसकी बात कर रहा है। देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी जिम्मेदारियां तो मैं यही देखता हूं, उनमें एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है आपसी यूनिटी। जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे और जब तक इसमें बटे रहेंगे, फिरकों में, मसलकों में बटे रहेंगे, तो याद रखिएगा कभी अपने हक को नहीं मांग पाएंगे। हमेशा कुरान ने यह कहा है कि रिस्मान हिदायत को मजबूती से थाम लो। पूरा परिवार लगता है काम में, तब रोटी के साथ दाल मैसर होती है। तो उनको इंसेंटिव दिया जाए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि एजुकेशन उनके अंदर बढ़े। लेकिन इसको कभी किसी मौलाना साहिबान ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस को कभी कोई आवाज नहीं उठाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न सिर्फ मजहबी लोगों की सियासी अप्रोच से अब लोग बदजन हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि अब लोग ही नहीं बल्कि अहम इदारे और एजेंसियां भी सरकारों और दबदबा रखने वाले रहनुमाओं के जेर असर काम करती हैं। इंतहा तो ये है कि अब लोग इलेक्शन कमीशन जैसी अहम और गैर जानिबदाराना बॉडी को भी मशकूक निगाहों से देखते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पूरी तरह से बाइज्ड है। माननीय मोदी जी के पिछले दिनों के भाषण उठाकर देखिए तो पूरा एक धर्म विशेष को अपील करते हुए है। योगी जी के भाषण उठाकर देखिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी यूपी में मिनिस्टर हैं, उनके भाषण उठाकर देखिए, साक्षी महाराज जी के भाषण उठाकर देखिए। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके अपील करने के इनके भाषण है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिस इश्यू नहीं करती है। इल्जाम तराशियां, दावेदारियां और कयास आराइयां अपनी जगह, लेकिन इस इलेक्शन में एक बात तो साफ है कि वोटर खामोश है और सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि जब जब आम वोटर खामोश होता है तो ये खामोशी किसी बड़े सियासी इनकलाब का इशारा देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माया, अखिलेश और अजीत का सियासी इत्तेहाद जीत का बड़ा दावेदार है, दूसरी जानिब बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी और इन दोनों दावेदारों के माबैन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस की अपनी कुछ हिकमत अमली है। खास रिपोर्ट। जैसे जैसे सियासी हालात बदल रहे हैं, रुझानात तब्दील हो रहे हैं, रैलियों और इंतखाबी मुहिमों में इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भी सियासी जमातों की निगाहें मरकूज हो रही हैं। सहारनपुर में होने वाली रैली में मायावती के जरिए खेले गए मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी ने भले ही तनकीद की हो, लेकिन बीएसपी से जुड़े लोग यही मानते हैं कि मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं और मुसलमानों का भला इत्तेहाद के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि बीजेपी ने ना कभी कुछ किया है ना वो करेगी। जो अभी तक आज तक इस देश में नहीं हुआ था वो इस मोदी सरकार ने कर दिया है। देश को दो भागों में बांट दिया। एक वो भक्त हैं इनके जो इनके सारे नकारात्मक कार्यों को देखते हुए भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी कुछ गलत कर रहे हैं, और दूसरा इस देश का जागरूक वर्ग है जो ये एनालिसिस कर रहा है कि इन्होंने 2014 में क्या क्या वादे करके हमारे वोट हासिल करे थे और सत्ता पाई थी। मुसलमानों के लिए किसी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास का नाम लेते हैं। कहीं कहीं हमारी जगह नहीं है, कहीं कोई हर वक्त जब देखो तब ये हिंदू मुसलमान कर देते हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, कभी कह देते हैं अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने सीता जी को कह दिया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। तो ये सब क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। बीजेपी पर इल्जाम है कि इस जमात ने हमेशा नफरत की सियासत की है, मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तबके का इस्तेहसाल किया है, उसे हर महाज मकाम पर नाकाम पसपा करने की साजिशें की हैं, लेकिन बीजेपी लीडर इससे मुत्तफिक नहीं है। राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, ये किसने कहा है? सुरक्षा बलों को कश्मीर से हटा लेंगे, ये किसने कहा है? दूसरा वजीर आजम कश्मीर में बना देंगे, ये किसने कहा है? अगर 370 हटी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगी, ये किसने कहा है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसको कहने वालों का समर्थन किसने किया है? जवाब इनको देना होगा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावेदारी कुछ भी हो, लेकिन हालात गुज़िश्ता इलेक्शन से मुख्तलिफ जरूर नजर आते हैं। 70 और 75 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी मंशूर में कुछ भी लिखे, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी मार्केटिंग होती है, उसके पे अमल नहीं करते। 2014 में जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था वो आज तक संकल्प ही है, तो इनका संकल्प रहता है, पूरा नहीं होता। इस बदलते सियासी माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की अपनी अहमियत है, लेकिन इस अंदेशे से इनकार करना अक्लमंदी नहीं कि ये मखसूस वोट बैंक तमाम सियासी जमातों में तकसीम होता नजर आता है।
ये बात अलग है कि किसी सियासी जमात को ज्यादा और किसी को कम, लेकिन वोट की तकसीम रुकने के फिलहाल तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात आइन को बचाने और मिटाने की जंग है। गुलबर्गा में एक अक़लियती कन्वेंशन से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि इलेक्शन के नताइज मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत तय करेंगे। एक रिपोर्ट। हल्का लोकसभा गुलबर्गा में अक़लियती वोटों का तनासुब 20% से ज्यादा है और ऐसे में अक़लियतों के वोट फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस भी बहुत हद तक मुस्लिम वोटरों पर तकिया किए हुए है। कांग्रेस ने यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया है। संविधान बचा तो सबको बोलने की इजाजत, काम करने की इजाजत, अपने हकूक के लिए लड़ने की इजाजत उसमें रहेगी। अगर संविधान ही नहीं होगा, संविधान को ही अगर बर्बाद करने वाले लोग फिर से हुकूमत पे आएंगे तो पूरे देश बर्बाद हो जाएगा। और हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनका जो ख्वाब का हिंदुस्तान था, वो जो उनका एक ख्वाब जो था जिसमें वो हिंदुस्तान को एक लिबरल, एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाने की बात करते थे, ख्वाब देखे थे, उस ख्वाब को हम कैसा पूरा करेंगे या बचाएंगे, ये इसकी लड़ाई। कांग्रेस की जानिब से टिकटों की तकसीम में मुसलमानों को नजरअंदाज किए जाने पर मुसलमानों में पाए जाने वाले गम गुस्से को पार्टी लीडरों ने महसूस किया और पार्टी लीडर अब इसकी वजाहत कुछ यूं पेश कर रहे हैं। एक वादा भी ये किया गया है कि चुनाव होने के बाद में सबसे पहले जब भी एमएलसी का या राज्यसभा का कोई भी इलेक्शन होता है तो 2 एमएलसी देंगे और 1 राज्यसभा मुसलमान के लिए देंगे। अक़लियती इलाकों में पोलिंग की कम शरह पर इस इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। अक़लियती वोटरों से ज्यादा हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की भी यहाँ अपील की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तो आज की सियासी सरगर्मियों पर ये थी हमारी नजर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।